तो इजी है ये सब करना। अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मन में एक विल पावर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और प्रभु की कृपा, सारे काम आसान से हो जाते हैं। हमें फोकस होना पड़ता है, हमें किस काम के ऊपर पहले जवाबदारी निभानी है, क्या काम हमें पहले करना है। टाइम हमारे पास बहुत है, ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। फोकस होइए, प्रोफेशन को अपने व्यवसाय के ऊपर फोकस करिए, कुछ समय निकालिए देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। और टाइम नहीं है ये मैं नहीं मानता हूँ, सबके पास बहुत समय है, आपको फोकस होना पड़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात आता है, करीब 32 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट के, और नए अभी 6 प्रोजेक्ट प्रतिक्रिया में, वो भी चालू हो जाएंगे। तो सब कुछ हो जाता है आराम से। तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो माँ बाप के साथ में भेड़ बकरी चराने के लिए निकल जाते थे, तो उन बच्चों को स्कूल तक लाना ही एक बहुत बड़ा सबक था। आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो विद्यालय नहीं जा रहा है। और एकल अभियान का जो काम है, एकल विद्यालय का जो काम है, बच्चों में रुचि पैदा करके स्कूल तक उनको पहुंचाना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसमें एकल अभियान 1 लाख विद्यालय तक पहुंच चुका है। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। एकल भारत के स्पेशल शो स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, जो समाज में लगातार उत्थान का काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं, जिनका नाम है विनोद अग्रवाल जी, जो वन बंधु परिषद सूरत के जोनल हेड हैं। उनसे बातचीत हम करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि कैसे वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विनोद जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप वन बंधु परिषद से कैसे जुड़े? नमस्ते। मैं वन बंधु परिषद से सन 2001 से जुड़ा। सूरत में 2001 में वन बंधु परिषद की स्थापना हुई और एक पालघर की यात्रा, महाराष्ट्र में पालघर है, उसकी एक वन यात्रा का आयोजन किया गया था, उससे मैं जुड़ा। और यात्रा में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा, मतलब वहाँ का दृश्य देखकर अश्रुधार रुक नहीं रही थी, और हमें ऐसा लगा कि हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें इस समाज के लिए, वनवासी समाज के लिए काम करना चाहिए। और उस दिन से हमने संकल्प ले लिया और हम उससे जुड़ गए। तो विनोद जी, वन बंधु परिषद कैसे काम करता है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। वन बंधु परिषद का पूरा एक लेयर है, मतलब जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गई, उसके बाद अपने नगर संगठन हो गया, ग्राम संगठन हो गया, भाग समिति, संभाग समिति, अंचल समिति, ऐसा एक पूरा लेयर है। डेलीगेशन ऑफ पावर किया जाता है और उसके तहत ये काम होता है। आप वन बंधु परिषद सूरत के जोनल हेड हैं, इसी के साथ आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे ये सब कर लेते हैं? बहुत इजी है ये सब करना। अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मन में एक विल पावर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और प्रभु की कृपा, सारे काम आसान से हो जाते हैं। हमें फोकस होना पड़ता है, हमें किस काम के ऊपर पहले जवाबदारी निभानी है, क्या काम हमें पहले करना है। टाइम हमारे पास बहुत है, ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। आराम आपके पास ईजीएफ सूरत की भी जिम्मेदारी है, इसमें भी आपको अपना योगदान देना है। हाँ जी, ईजीएफ सूरत की भी जवाबदारी बहुत बखूबी हम निभाते हैं। ईजीएफ सूरत में भी मेरे पास मैं P8 का जोनल हेड हूँ, जो वेस्ट जोन बोलते हैं उसके अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात आता है। करीब 32 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट के, और नए अभी 6 प्रोजेक्ट प्रतिक्रिया में, वो भी चालू हो जाएंगे। तो सब कुछ हो जाता है आराम से। फोकस होके हम काम पे जवाबदारी लेके काम करते हैं, टीम वर्क होती है, टीम वर्क पे विश्वास करना पड़ता है, डेलीगेशन ऑफ पावर करना पड़ता है, तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वगैरह मानना। आप सूरत वन बंधु परिषद से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बदलाव आपने देखे और अभी भी आने वाले समय में और किन किन बदलाव की जरूरत है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए, जैसे पहले मैं जब वन बंधु परिषद से जुड़ा था, उस टाइम पे क्या था, स्कूल की बात हम करते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वो माँ बाप के साथ में भेड़ बकरी चराने के लिए निकल जाते थे, तो उन बच्चों को स्कूल तक लाना ही एक बहुत बड़ा सबक था। तो हमें जैसा बताया गया था, जैसा हमने देखा था कि जैसे शिक्षक आते थे नदी नाले पार कर गांव में पढ़ाने के लिए, दूसरे गांव के जो शिक्षिका आती थी, तो वो बच्चे भाग जाते थे। पढ़ाने वाली बाई आई ऐसा कह करके बच्चे भाग जाते थे, पढ़ने के लिए बैठते नहीं थे। तो शिक्षिका ने क्या किया कि वो बैठती थी वहाँ पे, उनके साथ में झाड़ियों में छुप छुप कर देखती थी कि बच्चे कैसे खेलते हैं, कैसे बैठते हैं। उसी ढंग से उनके साथ में पहले उनको बैठना सिखाया। आज वो बच्चे बैठना सीख गए, स्कूल जाने में उनकी रुचि हो गई। आज मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आज एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो विद्यालय नहीं जा रहा है।
और एकल अभियान का जो काम है, एकल विद्यालय का जो काम है, बच्चों में रुचि पैदा करके स्कूल तक उनको पहुंचाना, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसमें एकल अभियान 1 लाख विद्यालय तक पहुंच चुका है और उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से बच्चों को आज स्कूल जो भेजने की प्रक्रिया शुरू है। बच्चे तीसरी कक्षा में उनका एडमिशन हो जाता है और बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं। आज ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा गाँव का वंचित है स्कूल जाने के लिए। और अब आगे का बदलाव की जो आप बातें कर रही है, आगे का बदलाव तो अच्छा ही हो रहा है। अभी बच्चे देखिए, अभी खेलकूद की प्रतियोगिता शुरू हो गई है, उससे भी बच्चे शहर में आते हैं, शहर के बच्चे गाँव में जाते हैं, गाँव के बच्चे शहर में आते हैं। 1 लाख में विद्यालय के उद्घाटन में मोदी जी ने हमें एक संदेश दिया था कि भैया शहर के गाँव के बच्चों के साथ में उनका समन्वय कराया जाए, तो दोनों का एक आपस मतलब उनका आना जाना हो, एक दूसरे के विचारों से अवगत हुए, उसमें भी हम लोग बहुत सक्षम है। लास्ट ईयर ही ताप्ती वैली स्कूल सूरत में बच्चों का ग्रामीण बच्चे आए थे और 3 दिन तक वहाँ पे रहे थे। उन्हें बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया उन्होंने। और वो बच्चे फिर बाद में जाके नेशनल खेले लखनऊ में। तो ये एक एकल का बदलाव है। जब हम किसी का सपना पूरा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अपने सपने तो सब कोई पूरा कर लेता है, काफी मेहनत हम करते हैं, लेकिन जब हम किसी और के सपनों को पूरा करते हैं जिनके पास संसाधन नहीं थे, और जब हम उनकी मदद करते हैं, कैसा फील होता है? इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही अच्छा फील होता है। और देखिए, आप गाँव में जाइए, निश्चल प्रेम जो आपको गाँव में मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है, मैं पिछले 3 वर्षों से मेरा जन्मदिन और मेरी शादी की सालगिरह मैं गाँव में मनाता हूँ आदिवासी बच्चों के साथ में। और वहाँ पे हम हवन करते हैं साथ में बैठ के, वहाँ हम भोजन लेते हैं साथ में बैठकर। अभी वो बच्चों ने एक गीत गाया था, वो आज भी मेरे मन से निकलता नहीं है। मैं आपको गुजराती की 2 पंक्तियां बच्चों ने जो गीत गाया था वो मैं सुनाना चाहता हूँ। आंगणे पधारो अतिथि हमारा, आंगणे पधारो अतिथि हमारा, स्नेह की स्वीकारो सम्मान हमारा। अभी ये बच्चों ने इतना अश्रुधार रुकती नहीं है, इसके बोल ऐसे ऐसे बोल है। और अभी 30 जुलाई को हमने अपने एकल ग्रामोद्यान फाउंडेशन का सूरत में स्थापना किया गया था, पहले चैप्टर का। उसमें राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आए थे। उन सभी बच्चों को हमने सूरत में बुला के ये गीत की प्रस्तुति की, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो ये एक जरा निश्चल प्रेम और एक इससे रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल, आप बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। देखिए, देश का भविष्य है ये बच्चे आने वाले समय में। तो ऐसे में इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का सपना देखा है और इसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। तो एकल इसमें कैसे अपना योगदान देगा? देखिए, एकल बच्चों को शिक्षित कर रहा है, बच्चे विकसित होंगे, आगे पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, सरकारी नौकरियां में लग रहे हैं। अभी ओलंपिक की मैं बात करता हूँ, ये खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ में, दावे के साथ में कर सकता हूँ कि हमारे आदिवासी बच्चे ओलंपिक में भी जरूर भाग लेंगे और देश का भविष्य है ये। इनको बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकल से जुड़े और आज वो नाम कमा रहे हैं। खेलकूद प्रतियोगिता में भी उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। जी, ओलंपिक में जो टॉर्च बेरर थी वो भी एक आदिवासी बच्ची थी, ये आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ जी। तो एकल बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा भविष्य है। अब पीएम मोदी की बात हुई है, मैंने सुना है कि पीएम मोदी ने आपको भी कुछ टास्क दिया था पूरा करने के लिए। क्या मिशन था और उस पर आपने कैसे काम किया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। 6 दिसंबर 2019 को सोनगढ़ गुजरात में 1 लाख विद्यालय का उद्घाटन किया गया था। उसी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने हमें एक संबोधन में कहा था कि एकल के जो भी एक आदिवासियों की आजादी की जंग में आदिवासियों की भूमिका, उस संबंध में इनके वीर नायकों को, इनकी भूमिकाओं के बारे में उनके ऊपर नाट्य मंचन हो गए, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। इसी कड़ी में 7 दिसंबर को हमने क्षत्रिय वीर पाथी जी महाराज के ऊपर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सोनगढ़ में किया गया था। उसमें 14 गांव के बच्चों ने, करीब 200 बच्चों ने भाग लिया था। और निबंध प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए थे उनको पुरस्कार किया गया था। उसमें करीबन 5000 लोग आए थे आदिवासी समाज के। पाथी जी महाराज के जो उनके जो गुरु जी हैं, परम गुरु जी गोविंद दास जी महाराज, उनका वहाँ पे आए थे और उनके सामने उनको बच्चों को सम्मानित किया गया, जिससे दूसरे बच्चों को भी मतलब प्रेरणा मिलेगी और दूसरे बच्चे भी अच्छा कर पाएंगे। और हम आगे भी जो है इस तरह के और कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, इससे हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। यही मोदी जी का हमारे बिल्कुल। अब सूरत चैप्टर के आप जोनल हेड हैं
और सूरत की बात हो और साड़ियों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, सूरत की साड़ियां तो वैसे बहुत फेमस है और इनका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, लेकिन जब ट्रेंड खत्म हो जाता है और स्टॉक में बहुत सारा सामान होता है और हम कुछ देखते हैं, उस स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि कुछ साल बाद वही स्टॉक ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो ये सूरत बहुत फास्ट मूविंग, बहुत ज्यादा मतलब डिजाइनिंग का जितना है ना, यहाँ फास्ट वो होता है, ग्रो है डिजाइन, रोज नए डिजाइन बनते हैं। और जो आपने ट्रेंड सेटिंग की जो बात करी है, जो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं। और पुराना स्टॉक हमारे पास रहता नहीं है, कुछ स्टॉक बच भी जाता है, थोड़े कम कीमतों में उसको निकाल दिया जाता है। दोबारा वो ट्रेंड आएगा, उसका इंतजार करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन कई बार हम देखते हैं जैसे कुछ साड़ियां हैं, उनके ही अलग अलग फैशन में कपड़े आ जाते हैं, तो मतलब उस ट्रेंड को मैनेज कर दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, रोज नए डिजाइन बनते हैं यहाँ पे, रोज नया ट्रेंड आता है, रोज नए डिजाइन के हिसाब से मतलब हम लोग देखते हैं कि भाई दूसरे प्योर सिल्क वाले क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेंड को सेटिंग करते रहते हैं, तो ये कठिनाई हमें नहीं आती। विनोद जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा पानी यूज होता है, ये भी कहा जाता है। तो ऐसे में वाटर मैनेजमेंट का काम कैसे किया जा रहा है आपकी तरफ से? क्योंकि अक्सर ये सवाल उठते रहे हैं। हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। करीबन हम लोग जो हमारे सचिन जो एरिया है, वहाँ का मैं प्रमुख भी हूँ, वहाँ पे करीबन 50 इंडस्ट्रीज है। तो 50 mld पानी यानी 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की हमारी जरूरत होती है। यह पानी पहले हमें कैनल के माध्यम से मिलता था, तो बाद में हमने किया कि कैनल में तो क्या होता है, बारिश होती है तो कैनल में पानी आएगा, डैम में पानी आएगा, डैम से कैनल में पानी छोड़ा जाएगा। उसमें भी हम लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। पहले पानी पीने के लिए होता है, उसके बाद किसानों को दिया जाता है, फिर इंडस्ट्री को मिलता है। तो पानी की समस्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ की बात थी। तो अभी पिछले 2 साल में हमने सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में करार किया 35 mld पानी का, 3.5 करोड़ लीटर पानी का, जो हमारे घरों से जो पानी मतलब निकलता है, जो यूज पार्ट वाटर निकलता है सीवेज के माध्यम से, उस पानी को सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टर्सरी ट्रीटमेंट के द्वारा इंडस्ट्री को सप्लाई करता है और इंडस्ट्री वह पानी को यूज करके ट्रीटमेंट करके समुद्र में छोड़ देता है। तो इससे क्या हुआ, 3.5 करोड़ पीने लायक पानी की बचत हुई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे इंडस्ट्री को भी जो अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिलती है और हमारी इंडस्ट्री को रेगुलर पानी की व्यवस्था मिलती है, उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ढंग से चल रही है। बिल्कुल। तो आगे क्या और बड़ा प्लांट लगाने की भी बात चल रही है? कुछ प्लान्स हैं? हमने इसकी जो पानी की जो वाटर लाइन जो थी, मतलब फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से 45 mld 4.5 करोड़ लीटर की बनाई गई है और अगर हमें जरूरत होगा तो उसको 10 mld पानी का और हमारी व्यवस्था की जा सकती है। ये तो हमने आपसे बात करी कि आपका बिजनेस को लेकर, आपके काम को लेकर और आप एकल के साथ कैसे जुड़े। अब मेरा आपसे ये सवाल है, गीता प्रेस घराने की बेटी आपके घर की बहू है और गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी मिला, जिसके बाद विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए। तो ऐसी सोच को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपने जो गीता प्रेस की बहू की जो बात करी, वो तो गीता प्रेस को तो शांति पुरस्कार अभी मिला है, गांधी शांति पुरस्कार अभी मिला है। बेटे की शादी तो 2010 में हो गई थी, वो तो 2010 में घर पे आ गई थी और इससे पहले एकल को 2017 में गांधी पुरस्कार मिल चुका है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक संस्कारिक परिवार की बच्चियां घर में आती है तो उसके परिवार को अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छी संस्कृति मिलती है, मेन उद्देश्य वही होता है। बाकी पुरस्कार तो ठीक है, एक सम्मानित करने का एक साधन है। आपसे मेरा अब ये सवाल है कि जिस तरीके से आप जोनल हेड हैं, आप वन बंधु परिषद को देख रहे हैं, इसके साथ ही ईजीएफ को भी आप संभाल रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो भी आप देख रहे हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको इतना सब कुछ मैनेज करना है, फैमिली भी है आपकी। लेकिन आज की जनरेशन की अगर आप बात करिए तो अगर उनसे आप कोई भी सवाल कर लीजिए कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तो उनके पास एक ही जवाब होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम नहीं अभी हमारे पास, लेकिन आप इतना कुछ इतने ही समय में मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ कहना है आज की जनरेशन के लिए? मैं बार बार हमारे एकल युवा भी है, उनको मैं संदेश देता हूँ, उनसे भी यही बात होती है जैसा आपने क्वेश्चन किया कि भाई अंकल जी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, उनकी प्रायोरिटी आज उनका प्रोफेशन, उनका व्यापार है प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, उनकी फैमिली है। हम लोग स्थापित हो चुके हैं, उनको स्थापित होना है, लेकिन ऐसा नहीं है, फोकस्ड होना पड़ेगा। आज क्या करते हैं, आज कोई भी संस्था के साथ जैसे जुड़े हुए हैं, एकल के साथ जुड़े हुए, एकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एकल किस सब्जेक्ट पे काम करना चाहता है, हमको वहाँ फोकस के ऊपर ही काम करना चाहता है। हम फिर क्या करते हैं, दूसरे काम में भी बढ़ जाते हैं। जो काम एकल का ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है, ठीक है, समाज सेवा के कार्य है, वो अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन दूसरी संस्थाएं ऑलरेडी वो काम कर रही है तो हमें वहाँ जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम हमारा टाइम वहाँ पे मतलब व्यस्त कर देते हैं।
हुँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपना मोटिवेशन, प्रायोरिटी, हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी क्या है। अभी जैसे आपने हुँ, पूछा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपका। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे फैक्ट्री में भी 10 बजे की हमारी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और बहुत अर्जेंट मीटिंग थी। और हुँ, ऊपर से सोनभद्र हमारे जो जीआरसी है वहाँ से फ़ोन आ गया, एक अर्जेंट मीटिंग वहाँ भी करनी है, उसको टाइम भी सेम। तो हमने उनको कहा, जी, भाई ऐसा करो, आप 7 बजे का टाइम कर लो। मैं 6 बजे हुँ, घर से निकले, 1 घंटे का रास्ता है, 7 बजे सोनगढ़ पहुँच गया। हाँ जी, 7 बजे सोनगढ़ पहुँच के वो मीटिंग को भी कर लिया और 10 बजे हुँ, आके फैक्ट्री की मीटिंग भी कर ली। तो टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, मन को, इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अभी आपने संस्कार की बात की थी कि हाँ जी, अच्छे घर से जब लोग आते हैं, बच्चों के अंदर संस्कार होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल और संस्कार होनी भी चाहिए। हमारे जीवन के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। एकल भी इसके लिए लगातार काम कर रहा है। हाँ लेकिन जी। आज की जनरेशन में संस्कारों की कहीं न कहीं कमी है, तो इसे मैनेज करना कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो है ये, लेकिन मतलब क्या होता है कि अभी बच्चे जो संस्कार की जो बात करते हैं, आज जैसे मैं मेरे घर की बात करता हूँ, मैं एकल हुँ, से जुड़ा हूँ। तो यहाँ जी, एकल का जो अपने एकल से जो जुड़े हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, मतलब संप्रदाय के लोग हैं, हमारे जो ऊपर के कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं, उनके साथ में बच्चे बैठते हैं। जैसे श्याम जी का प्रवास होता है, बच्चे आते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, तो उनको संस्कार तो मिलता ही है। तो संस्कार बच्चों को हमारे साथ में जो माता-पिता हैं, उनके साथ में बैठना ज़रूरी है। संस्कार उनको मिलेगा, वहीं से मिलता है। हमें भी संस्कार हमारे माता-पिताओं से ही मिला हुआ है। तो आज के बिल्कुल। बच्चे को क्या होता है कि भई चलो अभी दोस्तों के साथ जाना है या पार्टी करनी है, वो करना है, तो उस समय उनको माता-पिता के साथ में व्यतीत करना चाहिए। संस्कार वहाँ से उनको घर से ही मिलेगा, परिवार से ही मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। जी। वन बंधु परिषद से अगर कोई जुड़ना चाहे, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? वन बंधु वर्ष से जुड़ने का बहुत सरल उपाय है, कोई इसमें कुछ करने हुँ, की जरूरत नहीं है। आप आइए, जुड़िए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, फ़ोन भी आता है भी हमें जुड़ना है, तो उनको पहले हम मीटिंग में बुलाते हैं। मीटिंगों में उनके साथ में हम क्या, वन बंधु परिषद क्या करती है, वन यात्रा से प्रारंभ करते हैं। पहले उनको वन यात्रा में ले जाते हैं। वन बंधु परिषद क्या कर रहा है, क्या काम हो रहे हैं, तो सारे काम को वो देखते हैं, फिर किस ढंग से काम करते हैं। तो उससे मैं हम लोग भी ऐसे जुड़े, वन यात्रा से जुड़े। हुँ। तो कोई भी जुड़ सकता है, बहुत सरल है। इसके लिए कोई, कभी भी किसी को भी जुड़ने का है तो हमें बताइए, जी। स्वागत है एकल आपका। के साथ आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी नहीं भूल सकते? बहुत से मेमोरी है, एकल के साथ में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो जी, बहुत सा अच्छा मन में मतलब दृढ़ संकल्प आता है कि हमें, हमारा जो और मन में यही है कि अभी जो जी। भगवान ने जो 66 साल की मेरी उम्र हो गई, अभी बाकी का जो समय है, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रखें हमें और हमें एकल के कार्य में लगे रहें। तो एकल का कार्य करने से वो शांति मिलती है, आत्म मंथन होता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और अच्छे कार्य करने के लिए हमें उसके लिए प्रेरणा मिलती है। मेरा यही कहना है। जी। आज के यूथ के लिए आपका मैसेज क्या है? लास्ट सवाल मेरा यही है आपसे। यूथ के लिए मैसेज यही है कि फोकस होइए, प्रोफेशन हुँ, को, अपने व्यवसाय के ऊपर फोकस करिए, कुछ समय निकालिए देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। और टाइम नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ। सबके पास बहुत समय है, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपके पास समय ही समय है। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका बहुत टाइम बहुत देने के लिए और हमारे यूथ को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत कुछ शेयर किया। तो आज स्पॉटलाइट में हमारे साथ विनोद जी जुड़े थे, जो वन बंधु परिषद सूरत के जोनल हेड हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कैसे लोग जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस स्पॉटलाइट में बस इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइए। नमस्कार।